नमस्कार। देश के तमाम नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और एक अच्छी खबर उसकी पूर्व संध्या पर आज आपसे शेयर कर रहे हैं, जो निकल कर आई है सुप्रीम कोर्ट से, देश की सबसे बड़ी अदालत जहां लोगों की आस्था है, निष्ठा है। हालांकि उस पर इन दिनों सवालिया निशान लगे हुए हैं इंक्लिनेशन के, जो इस वक्त लोकतंत्र, संविधान और जो संवैधानिक मूल्य हैं उनका संरक्षण है, कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसकी बात इस वक्त सबसे बड़ा सवाल इन दिनों देश में बन गई है। पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट बताएगा, राष्ट्रपति को भी बताएगा क्या सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ही मतलब कानून लिख रहा है। इस तरह की तमाम बातें आपने सुनी थी पिछले संसद के सत्र में, पिछले एक साल से। हालांकि वो जो बातें कर रहे थे हमारे उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़, वो खुद इन दिनों लापता है। ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है क्योंकि कल 15 अगस्त है और बहुत महत्वपूर्ण है। लाल किले से हमारे माननीय प्रधानमंत्री बहुत सारी बातें कहेंगे, कहते हैं हमेशा, जैसा कि होता ही है। और इन अवसरों का इस्तेमाल भी अब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिए होता रहा है। तो ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? बिहार में SIR, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो पूरा मामला, जो पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में था, आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमल्ल्या बागची की बेंच ने अंतरिम राहत देते हुए इस मामले में जो बोला है, जो कहा है, अगर उसे हमारे चक्रवर्ती सम्राट माननीय प्रधानमंत्री विश्व गुरु श्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों से प्रेरणा लेते हुए कहा जाए तो बड़ा उसका जो है ना तीखा असर है। लेकिन हम इस वक्त इस मौके पे बचना चाहते हैं उन बातों से, क्योंकि देश में यही रिटॉरिक चल रहा है, यही नैरेटिव की पूरी वो चल रही है। और उसमें जो आम आदमी है, जिसकी दुहाई देते हैं सब लोग, जिसकी बात करते हैं तमाम राजनीतिक दल, खिलवाड़ उसी का होता है। और वो आपको समझ में आएगा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो निर्णय दिया है, जिसे एक छोटी जीत कहा जा सकता है, फैसला तो पूरा नहीं दिया, लेकिन अंतरिम राहत देते हुए उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने कह दिया है कि तमाम 65 लाख जो मतदाता जिनके नाम चुनाव आयोग ने काटे हैं, उनके हिसाब से, हालांकि अभी आज की बहस में चुनाव आयोग ने पलटी मारी, उन्होंने कहा कि साहब अभी कटे नहीं है, हमने तो सिर्फ ड्राफ्ट सूची वो की है, प्रस्तावित है। लेकिन ये क्यों हुआ? ये जो पलटी भी मारी है, जन भावनाओं का ये जो दबाव, ये जो पूरी आलोचना हुई, पूरे देश में जो उफार हुआ, और वो भी तब ये अंडरलाइन करना पड़ रहा है क्योंकि पूरा का पूरा जो प्रचार माध्यम है, मीडिया है, जिसकी ड्यूटी थी अब तक, अब से पहले हुआ करती थी मेन स्ट्रीम मीडिया की, वो किसके कब्जे में है? किसके कहने पे नाचते हैं, किसके गहने पे गाते हैं, किसका गाना गाते हैं, किसकी धुन पे डांस करते हैं, कौन मदारी है उनका, जिसकी हाथ में इन सारी मीडिया के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो माध्यम है ना, उनकी कमान है, उसके धागे उनके हाथ में कठपुतलियों की तरह। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, सबको पता ही है, क्योंकि कोई नहीं बोलेगा भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उस पर कोई इतने बड़े बड़े टॉक शो नहीं होंगे, मुकाबला नहीं होगा, टक्कर नहीं होगी, वो जो पूरे प्राइम टाइम के वो होते हैं उस पर कोई नहीं करेगा। क्योंकि ये जो बोली गई है बात, इस बेंच ने जो बोली है, वो हुकूमत को नागवार गुजरेगी, हुकूमत का जो डिज़ाइन है, जो है ना, उस पर सूट नहीं करेगी, इसलिए उसको दबा दिया जाएगा, उसको भी इस तरीके से बताया जाएगा, वही चल रहा है। बहरहाल काफ़ी लंबी भूमिका हो चुकी है, मोटी बात बताते हैं। तो जीत ये हुई है मतदाताओं की और उन तमाम संस्थाओं की इस ऑर्डर में कि जो चुनाव आयोग की एक दादागिरी टाइप थी ना, कि नहीं हम जो कहेंगे हम करेंगे, हमारे पास कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, हम कर सकते हैं, हमें हक है, नहीं माना बेंच ने। फिलहाल अभी सुनवाई दोबारा होगी ट्यूसडे को, लेकिन अंतरिम राहत के तौर पे ऑर्डर लिखवा दिया है। 65 लाख लोगों के नाम जिनके काटे गए हैं, बताओ उनको दो, और आधार चलेगा, जिलेवार जो वेबसाइट है उस पर डालना पड़ेगा, विज्ञापन देने पड़ेंगे तमाम वर्नाकुलर अखबारों में, लोगों को सूचना देनी पड़ेगी, कारण बताना पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण बात, कारण बताना पड़ेगा कि नाम क्यों प्रस्तावित, उनकी भाषा में चुनाव आयोग की। अगर आप काटने की बात कर रहे हैं, काट तो दिए ही थे, ये तो केवल अब वहाँ फंस गए तो भाई कुछ तो कहेंगे, विक्टिमाइजेशन अब बता रहे हैं चुनाव आयोग के, वही विक्टिम है साहब, हम तो राजनीतिक लड़ाई में फंस गए साहब, दोनों पार्टियां जो है। अरे भैया, तो तुम्हारा काम ही है ना, किसने कहा था आपको? राजनीतिक लड़ाइयाँ तो लड़ेंगी ही ना राजनीतिक पार्टियां जो हैं। आपकी तो जिम्मेदारी क्या थी, आपका कर्तव्य क्या था कि चुनाव निष्पक्ष हो, बिना किसी भय के हो। अंतिम वोटर को भी, अगर कोई अंतिम व्यक्ति है हिंदुस्तान का जो वोटर है, क्वालिफाइड वोटर है, उसको मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए। आप बड़े बड़े विज्ञापन देते हैं, देश के अरबों खरबों रुपए लगते हैं, इनकी फिल्में देखिए आप, इनके दावे सुनिए, बताएंगे आपको कि हम असम में जाते हैं, हम
मतलब जाते हैं वास्तव में, नक्सली इलाकों में जाते हैं साहब, एक वोट के लिए वहाँ जाते हैं, दुर्गम दुर्गम इलाके, नाव में जा रही हैं मतपेटियाँ, कहीं हिमालय के उस पर जा रहे हैं एक वोटर के लिए भी, ये सब दिखाया जाता है। लेकिन ये वही दिखाने वाले दांत हैं, खाने वाले दांत तो वो हैं जो यहाँ है। यहाँ पर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप वोटर को ये कह रहे हैं कि तुम बताओ कागज लेकर आओ, और 11 कागज। तो वो सारी बहस आज भी निजाम पाशा, वजिया शकील, शोएब आलम और शंकर नारायण, जितने भी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से लॉयर्स हैं, सल्यूट है उनकी दलीलों को। जैसे योगेंद्र यादव जी ने पहले दिन की जो सुनवाई थी उसमें जो उन्होंने प्रस्तुति दी थी, प्रेजेंटेशन दी थी, जिस तरीके से, जिस धारदार तरीके से विश्लेषण करते हुए डेटा के साथ और एक समग्र दृष्टि से जो बात रखी थी और वो बात पहुंची थी, जज साहब को भी पहुंची और देश को भी समझ में आई। लगभग उसी अंदाज में आया निजाम पाशा और शोएब आलम, इन लोगों ने भी जो बात रखी, चौहान साहब भी थे जो कुछ सीनियर वकील थे जिनके, और दूसरी तरफ थे राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो उनके बाद दलीलें कम पड़ गई, तो आखिर में ये नौबत आ गई कि उन्हें ये बोलना पड़ा कि साहब हम तो जो है 2 राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई में सब खामखा शिकार बन रहे हैं, नैरेटिव की लड़ाई है, जो हार जाता है वो अपनी हार को जस्टिफाई करने के लिए तो कोई ना कोई बहाना तो बनाने पड़ता। तो ये तो पहले से ही पता है, ये तो एम्पायर को पहले से ही पता होता है, लेकिन एम्पायर जब साइड लेने लग जाए तभी तो सवाल उठता है ना। ये तो किसी भी खेल में होगा, इसमें तो ये होना ही था, चुनाव में तो कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन मुद्दा यहाँ ये नहीं हो रहा है। आप उनके ऊपर मत डालिए, आपकी जिम्मेदारी क्या थी और क्या है, संविधान में लिखी हुई है। आप बता रहे हैं कि मुझे 324 से ताकत मिली है, मुझे 21 से ताकत मिली है, जितनी भी धाराएं, जितने भी वो गिनाए, बेंच ने मोटे तौर पे ये बात कह दी। फैसला तो अभी होना बाकी है, उसके लिए तो अभी बुधवार को मंगलवार को होगी सुनवाई, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कहाँ से निकल कर आई है। इन परिस्थितियों में नैरेटिव्स की जो बात हो रही है, बेंच ने बोला कि भाई आप डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं, डेटा तो आपको देना पड़ेगा, ये तो मतदाता का, नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, उसको आपको बताना पड़ेगा। और जो दूसरी बड़ी बात बोली है बेंच ने, जिसे सबको समझना चाहिए, वो ये है कि जो इस मामले में दलील दी थी कि साहब हमने बीएलओ को दे दी है, हमने पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें बूथ लेवल के जो उनके एजेंट हैं बीएलओ, उनको दे दी है। तो ये बात उन्होंने बोली कि मतदाता जो है उनकी मर्जी पे क्यों रहे, मतदाता जो है स्वतंत्र है, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के कारिंदों पर या उनके वर्कर्स पर डिपेंडेंट क्यों, उसकी मर्जी पे क्यों कि वो जाके उनसे पूछे कि मेरा नाम है कि नहीं है, क्यों कट गया है क्या नहीं है। आपकी जिम्मेदारी किसके प्रति है, चुनाव आयोग की। अब ये देखिए, ये तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि चुनाव आयोग में जो बैठे लोग हैं, संवैधानिक संस्था होने की बात कर रहा है, कह रहा है हमारे पास तो अधिकार है, हम वेल एम्पावर्ड हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूशन से ताकत मिली है, 20 साल हो गए हैं, रिवीजन नहीं हुआ है तो हम तो रिवीजन कर रहे हैं। धांधली यही है, इनकी दलील थी, नहीं चली, देना पड़ेगा डेटा। उसके बाद भी छुपाने की बात थी, तो वही बात उन्होंने कही कि भरोसा अगर आपको जीतना है तो ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता चाहिए। इस हुकूमत में नहीं चाहिए भाई साहब, कोई नहीं देना चाहता इन्फॉर्मेशन। कौन देना चाहता है? यहाँ तो ताकत का सबसे बड़ा वो था कि सूचना छिपा कर रखो, सूचना का आतंक है कि सूचना ना चली जाए, उसी पे तो सारा खेल है। सरकारी जो पूरा कोई कामकाज है उसकी जटिलता का सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा, इतना गूढ़ तरीके से लिखा जाएगा, कोई आपको बताएगा नहीं। ठीक है, ये बात भी इन्होंने कही कि जो आप विज्ञापन देंगे, आप बताएंगे, उसकी भाषा सरल हो, उसको पता हो। जस्टिस सूर्यकांत ने भी कहा, जस्टिस बागची ने भी कहा कि भाई आपकी पहली बात तो जो डेटा आपको अपलोड करना है, अब वेबसाइट पे उन्होंने कहा जी ये तो जजमेंट है प्राइवेसी का, तो हम उसमें नहीं डाल सकते अपनी वेबसाइट पे। तो जिले की जो वेबसाइट है, बिहार के जितने जिले हैं उसमें जो जिला चुनाव अधिकारी है, सीईओ जो है पूरे बिहार का चुनाव का, उसकी वेबसाइट पे अपलोड होंगी सारा डेटा। 3 दिन का समय दिया है, और फिजिकल के लिए थोड़ा ज़्यादा समय दिया है क्योंकि उसमें समय लगेगा। तो आपको बूथ लेवल पे, आपको पंचायत के स्तर पे, प्रधान के स्तर पे, और जितने भी कार्यालय हैं चुनाव के, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रणाली बनी है, वहाँ चस्पा करना पड़ेगा, चिपकाना पड़ेगा फिजिकल डेटा, ताकि लोग उसमें देख सकें। और उन्होंने कहा कि उसमें लिस्ट के तौर पर हो, मतलब ये ना हो कि खाना पूर्ति कर दो, दे दिया था हमने तो, लेकिन वो ऐसा हो कि आदमी घूमता रह जाए पहेली की तरह, दंतर मंत्र की तरह ढूंढ रहा है उसमें। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, सर्च ना करना पड़े, आप लिस्ट लिखिए ABCD, रामलाल, श्यामलाल, अनिता देवी, तो नाम के आगे लिखा हो कि रामलाल मृत, श्यामलाल माइग्रेटेड, ठीक है, अनिता देवी या अमुक जो भी नाम हो वो डुप्लीकेट। तो कारण उसके सामने जो 3 कैटेगरी है ना, मृत कि 22 लाख भगवान को प्यारे हो गए, 7 लाख बोले साहब ये मल्टीप्लाई हो गए हैं, और बाकी साहब ये माइग्रेट हो गए, तो उसके सामने लगाने पड़ेंगे आपको, तीनों के सामने। और जो दूसरी मांग थी कि साहब इसमें आधार, यानी कि जिनके नाम इस तरह से आए 65 लाख के, तो फिर अगर उन्हें आपत्ति दर्ज करानी, जैसे कुछ लोग आ रहे हैं, राहुल गांधी जी ने चाय पे बुलाया, अब 2 तो योगेंद्र यादव ही ले आए थे,
और भी सूचियां आई हैं, आज भी लोगों ने बताया कि एक बूथ से इतने लोगों के नाम काट दिए गए, मतलब चारों तरफ से निकल के आ रहा है। हद यह है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी वो डेटा निकाल के दे रही है। अनुराग ठाकुर जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और भी उनके बहुत सारे साथी जो हैं वो अब जागृत हो गए हैं, तो आपने सुना ही होगा कि तमाम तरफ से अब आ रही है कि वायनाड में इतने वोटर ज़्यादा थे। उस पर भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पवन खेड़ा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिएगा, देखने में अगर आपकी रुचि हो। उसका जवाब दिया है उन्होंने, और उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिली भगत है। अब देखिए, अगर ये बेंच इसका कॉग्निजेंस ले या ना ले, लेना तो चाहिए, कायदे में तो स्यूमोटो ही ले लेना चाहिए। आजकल स्यूमोटो में आप कुत्तों के मामले ले लेते हैं, दूसरों के मामले ले लेते हैं, तो लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा यही है ना। अरे इसी से तो ताकत मिली है ना, पूरी अदालतों को भी इसी से ताकत मिली है और चुनाव आयोग को भी इसी से ताकत मिली है, कहीं और से ताकत नहीं मिली है। और वो ताकत मताधिकार उन्हें देता है, यानी जो जनमत और जनमत की ही पवित्रता की यहाँ बात हो रही है, तो इससे बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं, ले लेना चाहिए। जो आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि भाई इनके पास सूची कैसे आ गई। पवन खेड़ा जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अनुराग ठाकुर जी ने जो डेटा जारी किया कि वहाँ 1 लाख ज़्यादा बन गए वोट रायबरेली में और वहाँ 97,000 के करीब बन गए, तो उसका उन्होंने जवाब दिया है। बाकी तो राजनीतिक बातें, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो उसमें काम की है वो ये, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, डेटा प्रोवाइड करने की बात हो रही है, डेटा प्राइवेसी की बात भी यहाँ चुनाव आयोग के वकील साहब ने कही दलील के तौर पर कि नहीं साहब इसलिए हम नहीं दे सकते, हम एपिक नंबर से यानी वोटर कार्ड नंबर से ढूंढ पाएंगे, बाकी नहीं दे सकते। तो उसका वो पूछ रहे हैं कि ये अगर मिलीभगत नहीं थी तो हमें एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक असेंबली सेगमेंट महादेवपुरा जो कर्नाटक की, उसमें 6 महीने लग गए। कितने 100 किलो उसका वजन था, 7 फुट की उन कागजों की ऊंचाई थी, अगर इकट्ठे उनको रखा जाए। सबने वो फोटो देखी है। तो बोले इनके पास 6 दिन में देश की 6 लोकसभा क्षेत्रों के डेटा जो ये कह रहे हैं कि यहाँ धांधली हुई, वहाँ धांधली हुई सोनिया गांधी जी का, अब चूंकि नैरेटिव सारा बदल गया है, उल्टी चल पड़ी है कहानी, तो बिलबिलाहट वहाँ से है, तो अब उसका जवाब देना है, तो करे क्या। तो अब नेचुरली डैमेज कंट्रोल करना है। लेकिन प्रक्रिया की जो बात है, कानून की जो बात है, जिसको वो इलीगल कह रहे हैं, गैर कानूनी कह रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट कह रहे हैं, कि आपके पास डेटा कहाँ से आया, और अगर बीजेपी को मिल सकता है तो कांग्रेस को क्यों नहीं मिल रहा, उनकी ये मांग है। तो आज इस संदर्भ में ये जो पूरी बहस है, बात बिहार की है, लेकिन संदर्भ तो पूरे देश के चुनाव उसका है ना, और आरोप केवल बिहार तक तो सीमित नहीं है। ये तो मसला बिहार के उसका था। तो हमारी दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट से, माननीय न्यायाधीशों से, कि देश के लोकतंत्र की पवित्रता पे जो ये बात उठी है, आप सुमोटो ले लीजिए ना साहब, बुला लीजिए कि भैया हमें भी सूची दिलवाओ, कौन सी है जरा देख लें, जमा करवाइए, जैसा इस मामले में आपने कहा है कि रिकॉर्ड पे लेकर आइए। अब आप, एक सवाल मुझे है मेरे मन में जिसका जवाब आपको देना है, वो ये है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ट्रैफिक पे आपने लिखा होता ना, स्टॉप की लाइन होती है तो उसे पार कर लेते हैं, चालान हो जाता है, अब तो घर पे ही आ जाता है। कभी इनकम टैक्स जमा करने में देर हो जाए तो क्या होता है, पेनल्टी लग जाती है। बैंक में अब मिनिमम बैलेंस का हो गया है कि साहब इतना बैलेंस में अगर किसी वजह से कमी हो जाए तो उस पर पेनल्टी लग जाती है। रियायत मिलती है साहब? नहीं मिलती। आप कहीं नौकरी करते हो या आपके यहाँ कोई नौकरी करता हो, वो जो ड्यूटी उसे दी जाए उसको ना करे, टाइम पे ना आए, आपने बोला इसको ध्यान ठीक से रखना, उसको अपने जो भी उसको काम दिया गया है अगर वो ठीक से ना करे, तो जो भी उसका बॉस होता है या उसकी ऊपर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उसके कामकाज की परफॉर्मेंस की निगरानी करे, फिर उसके आधार पर उसका प्रमोशन डिमोशन वो सब तय करे, उसी से होता है ना, तो वहाँ नोट होता है। तो चुनाव आयोग के संदर्भ में ये सवाल है हमारा कि जब अब ये लगभग स्थापित हो रहा है कि इनको, ये तो संवैधानिक संस्था है, ये कोई पुलिस वाले तो है नहीं ना। जैसे कि कल हम इमेज देख रहे थे कि इंडिया गेट पे डॉग लवर्स वर्सेस पुलिस का वो था, वहाँ पे डॉग लवर्स वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ, जिस पे आज 3 सदस्यीय बेंच ने अपना ऑर्डर रिजर्व कर दिया है। उसमें अलग से बात करेंगे। जो पॉइंट हमें बनाना है वो ये कि वो तस्वीरें अगर आपने देखी हो कि जिसमें एक जो महिला पुलिस है वो एक दूसरी प्रदर्शनकारी महिला को ठोक रही है, और ऐसे दृश्य हमें अक्सर देखने को मिलते हैं कि पुलिस वाले वहाँ बताते हैं कि कानून वही है, उनका डंडा ही उस वक्त कानून हो जाता है। उसके पास तो जस्टिफिकेशन है कि हीट ऑफ द मोमेंट में वो जो लिखा हुआ कानून था, जो उसने पढ़ा था, जो उसको बताया गया होगा कि भाई ऐसा नहीं करना है, आपको 3rd डिग्री नहीं इस्तेमाल करनी है, आप इस तरह से अमानवीय मारपीट नहीं कर सकते, ये सब बातें एकेडमिक है, लेकिन एक्शन पे वो नहीं हो पाती। चुनाव आयोग तो सब ऐसा नहीं कर रहा। चुनाव आयोग तो बड़ी संवैधानिक संस्था है, बड़े बड़े दिग्गज IAS लोग हैं। एक पुराने वाले जो हमारे चुनाव आयुक्त थे उनकी तो इन दिनों खबर चल रही है कि माल्टा वाल्टा कहीं चले गए हैं, शायद, पता नहीं, कुछ लोग कह रहे नहीं गए हैं। तो इस स्तर पे पहुंची हुई चीज़ें हैं। पॉइंट ये है
कि उनके पास तो पूरा अमला है लीगल का, कोई भी एक्शन उठाएंगे, कोई भी नई बात करेंगे जो इस मामले में जिसकी वो बात करें कि हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किसी भी समय लागू कर सकते हैं और हमारे पास ये अधिकार है कि हमने प्रक्रिया बना ली अपनी, जो कि इसमें जिसको चुनौती दी गई है, जिसकी वैधानिकता को, कि क्या चुनाव आयोग को इस तरीके से कभी भी वो ऐसे रिवीजन के नाम पे डिलीशन कर सकता है, जिसको जो एमएलए बागची साहब ने कहा कि आपको ये अधिकार नहीं है। विशेष परिस्थितियों में वो डिफाइंड है, नेचुरल कैलामिटी हो, कोई डिजास्टर हो, तब आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते कि आप सामान्य परिस्थिति में, वो भी उसी साल, जो कि उनकी अपनी एसओपी में है कि जिस साल चुनाव है उस साल डिलीशन का आपको अधिकार नहीं होगा। और यहाँ तो आपने 65 लाख कर दिया और आप बता भी नहीं रहे, कारण भी नहीं बता रहे, और उसके बाद डेटा भी नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं उनसे ले लो, अधिकारियों से, मतलब सॉरी राजनीतिक दल के जो एजेंट हैं बीएलए, उनसे ले लो। तो भाई साहब ये जरा हमें समझना है, या ऐसा नहीं कह सकते कि ये इनोसेंस में हुआ काम है, उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो सोचे गए ही होंगे ना। और अगर नहीं सोचे गए हैं तो कोई तो होगा उनका जो लीगल ऑफिसर होगा, कोई लीगल एडवाइजर होगा उनके पैनल पे, जब आप इस तरह की कोई अधिसूचना या कोई विज्ञप्ति या कोई ऐसा करते हैं जिस पर इतना भारी, और तब से लेके अब तक सुप्रीम कोर्ट में आपने अपना जवाब दिया, तब भी तो किसी ने बताया होगा ना आपको कि ये सही है कि नहीं है, उसकी कुछ तो इंटरप्रिटेशन होगी। तो वो सज्जन कौन है और उन पर क्या कार्रवाई होगी, और क्या ये कोई नोट कर रहा है? दूसरे मामलों में आपके पेंशन, आपके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, आपका प्रमोशन, ये सब रोक लिया जाता है। तो क्या इस मामले में कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐसा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है कि जब ये पता चले कि अमुक संवैधानिक संस्था अब उसको मिले अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है जानबूझ के? इंटरप्रिटेशन तो एक पार्ट है, लेकिन जो डिफाइंड है प्रोसीजर, जिस पर आपत्तियां दर्ज की गई कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और उसका जस्टिफिकेशन भी आप नहीं दे रहे हैं। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट मान लेता है, आज के इंटरिम ऑर्डर में जितने कमेंट हैं उससे तो ये स्पष्ट हो गया, ऑर्डर अभी आना बाकी है, अभी स्पष्ट तो हो ही गया है। ये तो तभी हुआ है, अगर ये नहीं हो रहा होता ना तो सुप्रीम कोर्ट ये नहीं करने जा रहा था। इन दलीलों में दम था। अब आप चाहें उसे नैरेटिव की वजह से कह लीजिए, लेकिन नैरेटिव से सुप्रीम कोर्ट अगर प्रभावित होने लगे, जो तो हमेशा कहता है कि हम तो नैरेटिव से नहीं होते, हमें तो पता नहीं कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बोला ही था ना कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें क्या पता, बाकी का हमें क्या पता। लेकिन जो बात मृतकों वाली थी उस पर उन्होंने जरूर कहा, क्योंकि कोर्ट में ही आ गए और अब बाकी प्रचार माध्यमों भी तो हैं। तो उस कंटेक्स्ट में ये जानना जरूरी है कि भाई इन पर क्या कार्रवाई होगी। कोई तो प्रेसिडेंट बने, कोई नजीर तो बने, कोई मिसाल तो बने, ताकि आगे ना हो। आगे कोई ज्ञानेश कुमार अपॉइंट करे, भले ही वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, भले ही वो अखिलेश यादव बन जाए, या कोई और बन जाए, जो भी बने, या मोदी जी रहे 100 साल तक आगे, जो भी रहे, इसमें हम वो तो देश का वोट तय करेगा ना मतदाता। तो अगली बार किसी चुनाव आयुक्त की किसी के दबाव में, प्रभाव में, लालच में, किसी को खुश करने की कोशिश में, जो भी आप कहिए, उसकी ये हिम्मत ना हो कि वो खिलवाड़ कर सके। अगर हम वाकई संविधान की इस बात का आदर करते हैं और उसको अपने व्यवहार में मानते हैं कि संविधान में अंतिम व्यक्ति, उसके अधिकार जो मौलिक अधिकार हैं, जिसका जिक्र यहाँ हुआ कि भाई ये आप कैसे कर सकते हो, ये तो अधिकार मौलिक अधिकार में है, जो बोला जो एमएलए बागची ने, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं आपको बताना पड़ेगा, कारण तो आपको बताना पड़ेगा डिलीशन का, आप कैसे छुपा सकते हैं। और फिर उसका जवाब नहीं था। बाकी आप चाहे दाएं बाएं कर लीजिए, बातें तो बहुत सारी कही राकेश द्विवेदी जी ने कैबिनेट के साथ हमें ये गलतफहमी नहीं है कि हम सब कुछ है, हमारी नीयत, वो कुल मिला करके, अब वो वकील हैं, अच्छे वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, तो भाई उनका काम अपने क्लाइंट का बचाव करना है, डिफेंस करना है, उतना ही कर सकते थे, और उसके लिए शब्दों का ही जाल बुना जाता है, उसके अलावा तो कुछ और आपके पास होता नहीं है। जो नियम कानून है वो तो आपको समझ में आ गया, और वो जनता, आप तो कहते हैं ना, हर एक किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। वो हो सकता है बहुत अच्छी भाषा ना बोलता हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से रखना पाता हो, लेकिन बात सही है तो उसका असर होता है। और अगर कहने वाला योगेंद्र यादव जैसा हो, कहने वाले निजाम पाशा, या और जो तमाम अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण साहब ने भी आज बहुत सारी बातें की, जिनको लेकर लोगों की एक स्वाभाविक खुंदक होनी है। अब इनकी भी आज थी, राकेश द्विवेदी जी की निकली एडीआर को लेके, उन्होंने भी बोला कि डोंट जंप योर गन उस मामले में लेके, क्योंकि अब उत्साहित होगा ना आदमी, जो आपत्तियां थी उसका एक बड़ा, तो ये मैसेज तो आज स्पष्ट हो गया आज की सुनवाई से। ये आज की उपलब्धि है, और ये उपलब्धि देश के नागरिक की है, और स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि चेक एंड बैलेंस अगर बने हुए हैं। ठीक है, संघर्ष करना पड़ रहा है, ठीक है, इतना सब कुछ हो रहा है, बट माय लॉर्ड कहीं ना कहीं ये भी अगर कहीं मिसिंग हो ना तो इसको बना दीजिए कि जो भी अपनी लाइन को क्रॉस करें, जो भी
जाने में या अनजाने में अगर करे, तो अनजाने में कर रहा है तो वहाँ दूसरा आदमी बैठाइए साहब, पूरा देश क्यों उसकी सजा भुगते। कितना बड़ा क्वालिटी टाइम संसद का, संसद के बाहर। और अभी तो ये मामला आगे बढ़ रहा है, अभी तो केवल ये बिहार में लग रहा है कि हाँ कम से कम वोटर लिस्ट में सुधार हो जाएगा, कम से कम जो एक मतलब प्राथमिक प्रिलिमिनरी जिसको कहना चाहिए, ये तो फर्स्ट लेवल की वो थी, अभी तो और इसमें चीज़ें बाकी हैं, क्योंकि सारा कहानी जो है ना वो BLO लेवल पे है, और BLO लेवल पे कोई आपके पास वो नहीं है कि कौन कहाँ कैसे करप्ट होगा, मैनिपुलेट होगा, उस पर अभी चीज़ें जब आगे खुलेंगी तो समझ में आएगा। लेकिन ये एक लोकतंत्र की दृष्टि से जो बड़ी बहस इस वक्त की है उसमें ये कामयाबी कही जा सकती है। तो जो एडवोकेट निजाम पाशा, जिनकी दलील आज के सुनवाई के संदर्भ में महत्वपूर्ण रही, उन्होंने जो कहा कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि BLO के पास जब फॉर्म जमा होते हैं तो BLO कोई रसीद नहीं दे रहा है, उसका डिस्क्रिएशन है, वो किसका रिकमेंड कर रहा है किसका नहीं कर रहा है। जैसे उस कैटेगरी का उल्लेख उस दिन यादव साहब ने भी किया था कि नॉट रिकमेंडेड, तो वो एक बड़ी बात उन्होंने इसमें रखी निजाम पाशा जी ने, और जिस पर बेंच ने मतलब उसको ऑब्जर्व भी किया, नोट भी किया उस बात को। शोएब आलम सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने भी ये कहा कि आपका जो उनका एक बड़ा सही आर्ग्यूमेंट था शोएब आलम साहब का, जो सीनियर एडवोकेट हैं इस मामले में, कि जो सूची है, जो प्रक्रिया है पूरी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या समरी रिवीजन, बोले दोनों एक ही है, कोई फर्क नहीं है, अलग से कुछ नहीं है। और इसका जो पूरा इंटेंट है, उद्देश्य है, वो इंक्लूसिव है कि उसमें एनरोल किए जाएं, उसमें लोग शामिल किए जाएं, वो बाहर निकालने वाला नहीं है, अनवेलकमिंग नहीं है। मतलब जो पूरा का पूरा, यहाँ तो ये था कि हमने ये हटा दिए, अब तुम साबित करो, जिसका नाम कटा हुआ है वो आए, वो ढूंढे, और फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये बात, वो जो बाढ़, वो जो बिहार का पूरा सोशल स्टेटा है, बिहार में जिस तरह का लोगों का आर्थिक स्तर है, जातीय स्तर है, उनकी कितने लोग उसमें सक्षम हैं, और पूरे बिहार का जो भौगोलिक हुआ है, जहाँ 6 जिलों में तो किस कतर भीषण बाढ़ के हालात हैं, उस सब के बीच में टाइम कितना कम है, 5 दिन की विंडो है। फिर वो एजुकेशन, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी कॉम्पिटेंस, उनके रिसोर्सेज, वो सारी बातें आई, जिसके अंदर बिहार का पूरा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संदर्भ सामने आया। जहाँ चुनाव आयोग के जो वकील साहब हैं वो बता रहे हैं कि लोकतंत्र का जन्म ही बिहार में हुआ था, नालंदा और ये सब, वो बिहार को गलत पेंट कर रहे हैं, क्योंकि डेटा दिया गया कि भाई वहाँ बहुत कम लोगों के पास पासपोर्ट है, बहुत कम लोगों के पास अपनी गाड़ी है, बहुत लोगों के कम के पास जाती हुआ है। ये सारी बातें इसलिए कही गई क्योंकि जो सामने एक प्रिटेंड किया गया, जिसको अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि 11 दस्तावेजों की सूची लगा के जो एक परसेप्शन क्रिएट करने की बात थी कि साहब देखिए हम तो बढ़ा रहे हैं, हम तो एम्पावर कर रहे हैं, वोटर फ्रेंडली, जो बोल भी दिया था कल बेंच ने, तो वो आज उन्होंने पूरी खंडित कर दी। और उसमें एक बड़ी दलील इनकी रही, और यही बात फौजिया वकील ने कही जो एक दूसरे पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रही थी। उन्होंने कहा पूरी जो हड़बड़ी है, क्यों इतनी छटपटाहट है, क्यों 2 महीने में सारा करना है। अब ये तो कहीं लिखा हुआ है नहीं, ये तो किसके पास से आया होगा ये ब्रीफ, या किसको खुश करना होगा, किसके लिए कर रहे होंगे, क्योंकि अगर तार्किक बुद्धि की बात हो तो कौन मानेगा ये बात, बताइए। और आपके पास उदाहरण है, आसाम में आपने क्या किया, महाराष्ट्र में आपने क्या किया, दूसरे राज्यों में आपने क्या किया, और जो आपके अपने SOP का पार्ट है कि जिस साल चुनाव है उस साल कोई वो नहीं होगा, डिलीशन होगा, उस साल आप नहीं कर सकते हैं, वो सबको आपने यहाँ किनारे रख दिया। और फिर ये जो आरोप है कि उन्हीं इलाकों से काटे जा रहे हैं नाम, उन्हीं इलाकों में, और जो बहुत बड़ी एक बात उस दिन योगेंद्र यादव ने कही थी जिसका जवाब नहीं दे पाया अभी तक, हक्का पक्का और फंबलिंग है कि भाई क्या इतने लोगों के नाम तो तुमने काटे, तुम्हें एक भी नाम जोड़ने वाला नहीं मिला, आपने ये नहीं बताया कि हमने इतने नाम ऐड किए, 65 हटाए हमने, उसके बाइफर्केशन के ये डेटा है, लेकिन हमने इतने नाम नए ऐड भी किए, उसका कुछ नहीं है। तो ये जो सारे राजनीतिक उसमें आरोप लग रहे हैं कि ये केवल इसलिए किए जा रहे हैं कि उनमें एक खास दल के, मतलब आप उसको RJD कह लीजिए, आप उसको कांग्रेस कह लीजिए, या नॉन BJP कह लीजिए, उन पर इसका इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि जो उसका कॉन्सिक्वेंस है वो इसी तरीके से निकल कर आ रहा है, लोग तो अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। तो आपके सामने हमने पूरा आज की जो सुनवाई है उसका लेखा जोखा रख दिया है। अभी मामला चल रहा है, लेकिन जो एक बड़ी डिमांड थी प्रशांत भूषण की और तमाम पिटिशनर की, वो काफ़ी हद तक पूरी हुई है। एक तरह से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी पहले चरण की मिल गई है, और इससे सबक लेके बाकी जगहों पर जो प्रस्तावित डिज़ाइन था उस पर अंकुश लगना चाहिए। और ये तभी संभव हो पाएगा जब सारे लोग सजगता के साथ, जागरूकता के साथ भागीदारी उसमें सुनिश्चित करें। जो बात योगेंद्र यादव जी ने उस दिन कही थी कि कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी और इक्विटी यानी भागीदारी, ये तभी संभव है। और चुनाव आयोग अगर ये कर ले, या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए न्यायाधीश हैं वो अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करके उसको इस बात के लिए
विवश करे, उस पर इस बात का प्रेशर डाले, उसको सचेत करे। संवैधानिक संस्था है तो भी ये तो संविधान के संरक्षक का ही काम है ना, जो ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। और भविष्य में ऐसा ना हो, इस आशंका को निर्मूल करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान सोचने चाहिए ताकि फिर भविष्य में कोई ऐसी जुर्रत कर ना सके, भले ही किसी का भी दबाव हो। हमारी तो ये सोच है। आप अपनी राय से जरूर हमें अवगत करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आपकी एक एक प्रतिक्रिया, आपका एक एक कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन है, और वो बहुत जरूरी है आज के दौर में, जब समूचा मेन स्ट्रीम मीडिया किसी की बीन पर, किसी मदारी के उस पर नाच रहा हो, तब आज़ाद आवाज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। नमस्कार।